नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात खबरों की ओर करेंगे। टोक्यो ओलंपिक के 7वें दिन भारत ने अच्छी शुरुआत की है। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के अंतिम 16 मुकाबले में डेनमार्क की मिया को हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। अब सिंधु का मुकाबला यामागुची से होगा। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में दस्तक दी है। और गौरतलब ये भी हो कि ओलंपिक का छठा दिन भारत के लिए मिला जुला सा रहा है। दीपिका कुमारी, पूजा रानी और पीवी सिंधु के बेहतर प्रदर्शन के चलते भारत की पदक जीतने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संसद का समय बर्बाद नहीं किया जाए, महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही है। कांग्रेस नेता इस बात पर जोर दिया है, संसद और समय व्यर्थ मत करो, करने दो, महंगाई, किसान और पेगासस पर बात हो। पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद में तीनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है और 19 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। छात्र अपना परिणाम देखने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से घोषित किए जाएंगे। इस बार विद्यार्थी वेबसाइट के अलावा MPBSE और MP मोबाइल ऐप पर भी माई रिजल्ट सेक्शन में जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए छात्रों को मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होगी। गौरतलब हो कि बीते सप्ताह ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी किया था। 10वीं बोर्ड में इस साल 100% विद्यार्थी पास हुए हैं। बोर्ड की ओर से कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी की गई है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं कक्षा के लिए 9,04,069 छात्रों ने पंजीकरण किया था, जिनमें से 9,25,213 विद्यार्थी पास हुए हैं। इस बार 10वीं कक्षा में 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन में स्थान हासिल किया है, जबकि 3,97,626 छात्रों ने सेकंड डिवीजन में अपना स्थान बनाया। वहीं 1,59,871 छात्रों को थर्ड डिवीजन मिली है। तो आज परीक्षा परिणाम 12वीं का घोषित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। 12 बजे तक ये परिणाम घोषित होगा। इससे पहले 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 10वीं बोर्ड में इस साल 100% विद्यार्थी पास हुए हैं। बोर्ड की ओर से कोई भी मेरिट लिस्ट फिलहाल जारी नहीं की गई है। हालांकि मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं कक्षा के लिए 9,04,069 छात्रों ने पंजीकरण किया था। आपको बता दें कि आज 12वीं का रिजल्ट घोषित होने वाला है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गणेश तिवारी हमारे साथ इंदौर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। गणेश, आज 12वीं का रिजल्ट घोषित होने वाला है, किस तरीके की तैयारियां और छात्रों में उत्साह? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर अगर मुस्कान बात करें तो मध्य प्रदेश बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आज यानी कि 29 तारीख को 12वीं का रिजल्ट जो है घोषित होने वाला। तो निश्चित तौर पर छात्रों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कोरोना काल के बाद की बात करें तो जहाँ कोरोना काल में पूरी तरह से स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद थे, ऐसे में छात्रों को जो है स्कूल भी नहीं जा पाए थे। तो निश्चित तौर पर एक छात्रों को एक उम्मीद थी और अपने रिजल्ट का इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि निश्चित तौर पर 12th के एग्जाम के बाद की बात करें तो उनका जो फ्यूचर होता है, आगे जो कॉलेज है या किसी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, तो उसके बाद ही उनका फ्यूचर तय होता। तो अभी हालांकि अगर बात करें तो छात्रों को बेसब्री से इंतजार है, जो कि आज जो है 12th का रिजल्ट घोषित होगा मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा। तो छात्रों में एक उत्साह है। वहीं उनके परिजनों की भी बात करें तो परिजनों में भी एक उत्साह है, क्योंकि आज उनके भविष्य का सफर जो है तय करेगा और एक मेरिट लिस्ट जो आएगी उसके आधार पर उन छात्रों का सुनहरा भविष्य तय होगा। तो निश्चित तौर पर अभिभावकों की बात करें, जिस तरीके से 10वीं का जब रिजल्ट आया था उसमें कोई मेरिट लिस्ट घोषित नहीं की गई थी, क्या 12वीं के रिजल्ट में कोई मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी?
देखिए 12वीं के रिजल्ट की अगर बात करें तो मेरिट लिस्ट घोषित करने की बात सरकार ने पहले भी दावा किया था और बातें आई थी सामने की 12वीं के रिजल्ट में, क्योंकि 12वीं के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ से कॉलेज का सफर तय होता है। कई ऐसे छात्र होते हैं जो साइंस फील्ड में या फिर किसी भी अन्य फील्ड में जाने की एक कयास होती है और वो कॉलेजों का सफर उनका तय होता है और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जो एडमिशन होता है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही उनका फ्यूचर और सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मेरिट लिस्ट का अगर बात करें, 12वीं के रिजल्ट की बात करें तो आज घोषित होने वाला, उसके बाद ही ये सारी चीजें तय हो पाएंगी कि जो छात्रों को एक सुनहरा भविष्य को लेकर इंतजार था बेसब्री से, उसका कहाँ क्या और क्या परिणाम उनको मिलता है। जी गणेश, इसी के साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये जो मानक हैं, जो रिजल्ट घोषित करने हैं, उसके क्या कुछ मानक फिलहाल सरकार ने तय किए हैं। हालांकि पहले हमने बताया, लेकिन एक बार फिर से उस पर अगर प्रकाश डाले तो क्या कुछ मानक रहे हैं? देखिए सबसे पहले अगर मानकों की बात करें तो निश्चित तौर पर जो छात्र हैं अगर ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस पर उन बच्चों की कितने प्रतिशत वो ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, एक तो मानक बिंदु अगर देखा जाए तो यह भी रहेगा। दूसरी चीज, अगर उनके जो एग्जामिनेशन, ऑफलाइन एग्जामिनेशन भी जो हुए हैं या फिर टेस्ट जो हुए हैं, उनके आधार पर उनका भी और तमाम जो अटेंडेंस सीट है उनके आधार पर जो है मानकों को तय किया जाएगा। और जो उनके एग्जामिनेशन मतलब कि जो छात्रों का जो स्कूल द्वारा जो इंटरनल टेस्ट लिए गए हैं उनके आधार पर जो है मानक बिंदुओं को स्पष्ट किया जाएगा और उन मानक बिंदुओं के आधार पर जो है जो रिजल्ट है वो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कोरोना को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर संसद में कोरोना पर बात होती है तो कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। कांग्रेस ने कोरोना के नाम पर अफवाह उड़ाई है। इसी के साथ और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। अब नारा है एकता करो, तो एकता करो, एकता करो, एकता करो। अब कितनी एकता होती है तो 24 में देखेंगे। अभी एकता का तो प्रयास करने दीजिए। आप लोग उसमें पहले ही आग लगाने लगते हैं। अरे भाई, एकता का प्रयास है, अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं हमारी। कंटिन्यूअस प्रोसेस बताती है खेला होवे को, जब तक बीजेपी को डिफीट नहीं कर रहा। अरे खेला होवे, एकता कौरबे, खेला होवे, एकता कौरबे, तो मैंने कहा ही शुभकामना है। और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। एकता हो जाए पहले, क्या होगी तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी या पूरी विपक्ष का चेहरा सामने आ जाएगा कि जो इन्होंने नफरत का माहौल बनाना शुरू किया, भय का माहौल देश में बनाया, अपनी जिम्मेदारियों का एक पैसा का निर्वहन नहीं किया, कोरोना पर चर्चा हुई संसद में, तो ये नंगे हो जाएंगे। इसलिए कोरोना। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में विपक्ष के रवैये को लेकर अपना बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। खड़गे जी ने, माननीय सोनिया जी ने सत्र शुरू होने से पहले एक पत्र लिखा था कि कोविड पर चर्चा हो, सदन बुलाने की बात भी कही थी। और सरकार ने तो सदन जब से चला, पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कि सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को निमंत्रण देकर वहाँ पर ये भी रखा कि कोविड पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या चुनौतियाँ हैं, उस पर भी कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दल नहीं आए। आखिरकार जो दुनिया के सामने इतनी बड़ी चुनौती है महामारी के रूप में, उस पर भी अगर ये लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जनता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, तो विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? देश जानना चाहता है, देश अपने से जुड़े हुए मुद्दों पर जो देश की जनता वो चाहती कि चर्चा हो, तो आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? हम चाहते कि चर्चा हो, सदन चले और सरकार से सवाल जवाब हो। हमने पहले ही कहा, जनता से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे हों उसके लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और स्पीकर और चेयरमैन दोनों हाउसेज के तय करते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये लोग चर्चा होती है, उसी पे तय होता है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी जो हैं, उनको अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रतिस्पर्धा करनी है तो वो विकास के मुद्दे पर होगी। वो बोलते हैं और दूसरा कोई है ही नहीं, ना पार्टी में, ना सरकार में, ना किसी की बात सुनते हैं। दिल्ली में उनको लग रहा है कि अभी समय लगेगा,
और राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता मोदी जी के बराबर नहीं है, बहुत बने हैं सब, तो उस जगह को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी आए हैं। लेकिन जो पार्टियों को लेकर 19 में उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उसका परिणाम सबके सामने है। फिर एक बार वही परिस्थिति आ रही है। कुछ पार्टियों की प्रतिनिधि आज पार्लियामेंट तक पहुंच नहीं पाए, कुछ नेता खुद भी नहीं पहुंच पाए जो गए थे हमारे कलकत्ता में। तो इसलिए मोदी जी के साथ अगर प्रतिस्पर्धा करना है तो विकास के माध्यम से करना चाहिए। इस अतिमारी के समय देश को जैसा नेतृत्व दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और दुनिया में जिस प्रकार देश का और उनका खुद का कद इतना ऊंचा हो गया है, इससे समाज और देश भरोसा रखता है मोदी जी के ऊपर। देश सुरक्षित हाथों में है। अगर उनसे लड़ाई करना है तो काम करके दिखाना पड़ेगा। आप विपक्ष एक होना चाहिए, पार्लियामेंट भी हो गए, बंद कर रहे हैं पार्लियामेंट, लेकिन हमारा कहना है कि कोई कॉन्स्ट्रक्टिव चर्चा हो, देश के हित में हो, विकास की बात हो। आप बिना मतलब का इशू उठा करके पार्लियामेंट को बाधित करेंगे, ये इसलिए लोगों ने आपको नहीं चुना है। रोकेंगे और खुद भी कुछ नहीं करेंगे, काम करके दिखाना चाहिए। और जनता जागरूक है, वो चयन करेंगे कौन सही है कोई गलत है। ठीक है, शुक्रिया है उनको। ममता बनर्जी इसके पहले भी सोनिया जी से कई बार मिल चुकी है, राहुल जी से मिल चुकी है। अब कांग्रेस का ही ठिकाना नहीं है, उनको क्या मदद करेंगे। उनकी इच्छा है कि देश के और 1-2 राज्यों में किसी न किसी पार्टी के साथ तालमेल करके एक आध सीट निकाल करके अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। कहीं शरद पवार जी से मिलते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, या तो फिर अखिलेश यादव से मिलते हैं कि उनको एक MLA MP मिल जाए। लेकिन जो अपना प्रतिनिधि को जिता कर नहीं ला सकते हैं, वो ममता बनर्जी का पार्टी को कैसे जिताएंगे। चर्चा करने के लिए तैयार है हमारे संसदीय मंत्री माननीय प्रहलाद जी और माननीय मेघवाल जी, राज्यसभा के माननीय चेयरमैन, सारे नेताओं से बात कर रहे हैं। कोई तो बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। हर विषय को चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। स्पीकर भी कई बार बोल चुके हैं, वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार आज सीन क्रिएट हुआ, तख्ती दिखा करके, कागज फाड़ करके, खाली स्पीकर के ऊपर नहीं, हमारे मंत्रियों के ऊपर भी कागज फेंका गया है। ये कौन सा तरीका है? ये कोई संसदीय परंपरा थोड़ी ना है। जबरदस्ती रोकने का प्रयास हो रहा है, और इससे किसको फायदा हो रहा है? 2 सप्ताह से सदन नहीं चल रही है, करोड़ों की नुकसान हो रही है, और लोगों ने इनको चुन कर भेजा है कि लोग इस समस्या को और सदन में उठाएं, और वो उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं, जबरदस्ती रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार हर प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार है, बार बार। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेगासस मुद्दे को लेकर कहा है कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद रहें। अगर चर्चा करने दिए तो सदन चलेगा, और अगर चर्चा नहीं करने देते हैं तो सदन रुक जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग हमने बुला ली है और इसमें हम मिलकर निर्णय लेंगे। सिर्फ हम यही चाहते हैं पेगासस इशू पे डिस्कशन हो, और उस डिस्कशन के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हाजिर रहे, या कम से कम दोनों में से एक तो रहे। फिर जब चर्चा होती है, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, या सभी पार्टी जो कुछ नई बातें, पुरानी बातें उसमें से कहेंगे, उसके ऊपर फिर वो निर्णय ये होगा कि हमारे पहले से यही स्टैंड है कि ये इशू एक देशद्रोही का मामला है, और हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को भी धोखा है और एक्सटर्नल भी है। इसलिए कि हमारी सारी बातें दूसरे देश वाले सुन रहे हैं। जो जासूसी आप करना चाहते हैं, इसका पूरा पता। वहीं दिल्ली के गाजीपुर मंडी में दुकानदार काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण मंडी में कीचड़ हुआ है, जिसके चलते ग्राहक नहीं आ रहे हैं। बारिश के कारण कई दिनों से परेशानी हो रही है। पहले कोरोना ने मंडी में मार मारी है, और उसके बाद अब बारिश ने परेशान कर दिया है। दर्शन दुकानदारी के टाइम पे बरसात जो हो रही है, उससे पब्लिक नहीं आ पा रही है। कोरोना काल जो चल रहा है, इस वजह से इससे और ज़्यादा दिक्कत है हमें।
दुकानदारी बिल्कुल ठप हुई है। दुकानदारी पे हमारा सौदा नहीं बिक रहा, माल नहीं बिक पा रहा है। दुकानदारी ये है कि है ना, बरसात के चलते हुए में ग्राहक कम आ रहा है मार्केट में, हमारी सेल्स कम हो रही है, दुकानदारियां डाउन है, हम भी परेशान हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार आहूजा। बहुत फर्क पड़ा है, काम है नहीं, बिल्कुल मंडी वैसे किचकिच हुई पड़ी है, ग्राहक किचकिच की वजह से आता नहीं है, कीचड़ ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से ग्राहक बहुत कम आता है। 2-3 दिन से बहुत बुरा हाल है मंडी का। वहीं यूपी के हापुड़ के नानई गांव में एक आम जनसभा को संबोधित करने गई विधायक को जनता ने जमकर खरी खरी सुनाई है। इतना ही नहीं, सभा में मौजूद ग्रामीणों ने सभा का बहिष्कार करते हुए सभा को छोड़ दिया। दरअसल बीजेपी के गढ़ विधायक कमल मलिक ने विधायक बनने के बाद 4 साल में एक बार भी गांव का दौरा नहीं किया था, जिसके चलते ग्रामीणों में जमकर आक्रोश था। ग्रामीणों ने आक्रोश में बीजेपी विधायक को खरी खोटी सुनाते हुए सभा का बहिष्कार कर दिया और वहीं विधायक की खरी खोटी सुनाते हुए ग्रामीणों का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है। लगातार दूसरे दिन 43,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,509 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 640 संक्रमितों की जान चली गई है। केरल में सबसे ज्यादा 22,056 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,465 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 4,404 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,15,28,000 लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,22,662 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 3,07,01,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,03,840 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वो भारतीय आईसीएमआर के परामर्श से सीरो सर्वेक्षण करें, ताकि स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में आवश्यक सीरो प्रोविलेंस पर जिला स्तरीय आंकड़ा तैयार किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को लिखे गए एक पत्र में ये बात कही गई है। मंत्रालय ने देश के 70 जिलों में आईसीएमआर द्वारा हाल ही में किए गए राष्ट्रीय सीरो सर्वे के निष्कर्षों को भी साझा किया है। मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण की गई आबादी में सीरो प्रोविलेंस 79%, महाराष्ट्र में 58% पाया गया है और केरल में 44.4%, राजस्थान में 76.2% और बिहार में 75.9% ये पाया गया है। बात गुजरात की करें तो गुजरात में 75.3% और उत्तर प्रदेश में 71.0%, कर्नाटक में 59.8%, तमिलनाडु में 69.2%, ओडिशा में 68.1%, पंजाब में 66.5%, तेलंगाना में 63.1%, असम में 50.3% और पश्चिम बंगाल में 60.9% था। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदियों का जलस्तर अब बढ़ने लगा है। वाहन चालकों का कहना है कि भारी बारिश के कारण बहुत परेशानी हो रही है और भारी बारिश में नदी नाले भी भर चुके हैं, जिससे खतरा लगातार मंडरा रहा है। रास्ते में हमको रास्ते में बहुत परेशानी है, रास्ता कोई खराब है, बहुत ज्यादा है, रोडें खराब है। ठीक है, नदी नाले किस तरह खड़े हुए? नदी नाले सर आपके सामने ये देख लो क्या शेर है,
सामने कितना नदी नाला है, बहुत बारिशें हो रही हैं। तो हम रात को जम्मू से हमने रवाना हुए हैं अपने इधर राजौरी के लिए। तो हमें बहुत दिक्कत हुई है, इतनी पसी रास्ते में इतना कभी भी हमने खतरा नहीं देखा। तो आपके सामने ये जो सब कुछ इतनी बारिशें हो रही हैं, इतना बहुत खतरा बना हुआ सभी लोगों के लिए। जो हम बोलते हैं कि अपने घरों में अपने रेस्ट करिए कीजिए, तो बहुत खतरा उनको चाहिए कि अगर मैं बात करता हूँ कि उनको अपना सेफ्टी रखना चाहिए कि जिसकी वजह से ये जो इतना बारिश हो रहा है उनको नुकसान हो सकता है। जी सर, ये जो इतना नदी नाला है, हमने कभी इतनी बारिश नहीं देखी है। ये आपके सामने जितना भी है, जो कुछ भी है, ये हमने कभी नहीं देखे हैं। और रास्ते में इतनी दिक्कत हुई है ना, हमें बहुत दिक्कत हुई है। लोग जो है खतरे से। यूपी के फर्रुखाबाद में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी किनारे बसे गांव में लोग डर के साए में रात गुजारने को मजबूर हैं। वो लोग रात दिन पानी की निगरानी कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर 136.60 मीटर पर पहुंच गया है, जो कि चेतावनी बिंदु का निशान है। वहीं रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़कर 135.75 पर पहुंचा। गौरतलब हो कि यह पानी 15 घंटे के भीतर गांव में पहुंच जाएगा, जिससे ग्रामीणों में खासा भय पनपा हुआ है। गंगा नदी के चेतावनी बिंदु पर ठहरने से लोग इस कदर भयभीत हैं कि वो अपने आशियानों को छोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इंद्रेश कुमार। क्या समस्या है गांव की? गांव की समस्या है, इस समय साहब सैलाब से डूबो चल रहा है पूरा गांव। क्षेत्र सारी फसलें नष्ट हुई हैं। और घरों में क्या दिक्कत है और क्या घरों में साहब पानी भरा है, आपके सामने है सब तस्वीर। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम लोग रह रहे हैं कहीं ऊंचे स्थान पे, थोड़ा बहुत मिलता है वहाँ रहते हैं। जो सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री खाने अभी तक कोई राहत सामग्री प्राप्त नहीं हुई, एक बार भी नहीं मिली। एक बार भी कोई नाव वगैरह बोट कुछ नहीं, कोई भी साधन संसाधन अभी तक सरकार द्वारा। प्रशासन का कोई आदमी जानकारी करने आया आप लोगों से? कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई आया नहीं। कितने दिन से बाढ़ में हैं आप लोग? हो गए होंगे 20 दिन करीब। हाँ 20 दिन हो गए। चौकियों की क्या स्थिति है? चौकियों पर देखभाल वगैरह फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।